बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपके लिए तालीम व तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता हूं। हमारी क्लास है सेकेंड ईयर और हम टेक्स्ट बुक से अपना काम करते हैं। टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 10 यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट की हुई है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशंस और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लस इसके साथ साथ हमने इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने डिस्कस किया था कि इसके 3 टॉपिक हैं और 3 टॉपिक्स में से हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। पहले 4 सवाल टॉपिक 1 था जिसमें 2 पॉइंट्स पैरामीटर और पॉइंट गिवन था, एरिया मालूम करना था। इसी तरह अगले 4 सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 वो हमारा टॉपिक नंबर 2 बनता था, जिसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास क्या चीज़ गिवन थी। एक तो एरिया गिवन था यानी प्रोबेबिलिटी और साथ उसके पैरामीटर गिवन थे और फाइंड पॉइंट करना था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट भी हमने कर लिया था और ये टॉपिक 3 था हमारा। और टॉपिक 3 में हमने क्या करना था, हमने करना था जनाब पैरामीटर मालूम करना था। या तो कोई एक 2 पैरामीटर से म्यू और सिग्मा, इन दोनों में से कोई एक पैरामीटर गिवन था एक नहीं, वो मालूम कर लिया था, या फिर दोनों ही ना गिवन हो तो दोनों पैरामीटर्स मालूम करें। ये टॉपिक हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और दुआ है इल्म की दुआ कि अल्लाह से हम इल्म कैसे मांगें। अल्लाह से इल्म मांगने का तरीका क्या है? अल्लाहुम्मा, ए मेरे परवरदिगार, उर्ज़ुक़नी, हम सबको अता कर। क्या चीज़? इल्मन, इल्म, कैसा इल्म हो? इल्मन नाफ़ियन, नफ़े वाला, वासियन, और बहुत वसी, इतना वसी कि अल्लाह मशरिक़ों से शुरू हो और मगरिबों तक हो जाए। इसी तरह तीसरी खूबी हो हमीकन, हमीकन मतलब गहराई वाला इल्म, इंतहा से ज़्यादा गहराई यानी मशरिक़ से लेके मगरिब तक वासे हो और गहराई वाला, 7 आसमानों से 7 ज़मीनों की तह तक इतनी गहराई हो। आमीन। आज चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पेज नंबर 22 एक्सरसाइज पर हम क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और उसका बी पार्ट अगर आप देखें अपनी बुक में तो उसमें लिखा होगा सपोज दैट द life in hours of an electric tube manufactured by a certain process is normally distributed with parameters mu
पहला पैरामीटर म्यू है 160 आर एंड सिग्मा आर। यहाँ तक हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक ट्यूब मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है वो जो जिस प्रोसेस से बना रही है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फिर उसके दो पैरामीटर होंगे। दो पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर म्यू 160 आर एंड दूसरा सिग्मा आर, यानी कि एक पैरामीटर गिवन है और एक पैरामीटर मालूम करना है। साथ वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू जो अलाउ की जा सकती है वो क्या है। इफ़ द लाइफ ऑफ एक्स, इफ़ द लाइफ एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल है, ऑफ आ ट्यूब इज टू हैव probability 0.80 of being between 120 and 200 hours, 120 and 200 hours। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। इसमें आपको देखेंगे कि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पैरामीटर और इसके साथ एक कंडीशन। कंडीशन क्या है आपके पास? आपके पास कंडीशन है, यहाँ से कंडीशन शुरू होती है, इफ़ द लाइफ ऑफ एक्स ट्यूब इज़ टू हैव प्रोबेबिलिटी 0.8 बिटवीन 120 एंड 200 आवर्स। अगर मैं इसको देखूं, कोशिश करूं कि ये हमारे पास जो है डायग्राम में शो करें हम, तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इसकी लिमिट है। मीन हमेशा दरमियान में लिखते हैं। मीन कितना है हमारे पास? म्यू इज इक्वल टू 160। 160 हम यहाँ 160 लिख लेते हैं। यहाँ पे +इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, ये जो ऊपर लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाती है और ये हमारे पास z एक्सिस। अब देखें 160 हमारे पास मिड में है। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 120 और 200। 120 कहाँ पे होगा? अगर ये 160 यहाँ पे है तो 120 इससे पहले होगा। 120 हम देखते हैं 160 से थोड़ा सा पहले। यहाँ पे x1 और ये है आपके पास 120 और दूसरी वैल्यू आपके पास 200 है। 200 मीन 160 से ऑनवर्ड आगे यहाँ पे x2 है और ये हमारे पास 200 है। अब ये जो लिमिट है, इस लिमिट के दरमियान जो एरिया है वो एरिया आपको दे दिया गया है। एरिया कितना है किसी बच्चे को पता है? वो है जनाब 80%, मतलब 0.80 है। मालूम क्या करना है आपने? सिग्मा मालूम करना है। अब आप ये देखें कि अगर आप इस क्वेश्चन के थ्रू इस डायग्राम को समझें तो डायग्राम तो इजीली समझ आ गई।
इस डायग्राम से हम क्या करेंगे, अपना जो है स्टैटिस्टिकल वे में इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, इस पूरे सेंटेंस को। उसका तरीका ये होगा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी साथ क्या है, प्रोबेबिलिटी के साथ 120 और 200 इनके दरमियान जो एरिया है वो 0.80 है। ये हमें ये जो कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक वो बता रही है। कंडीशन को पढ़ने से भी समझ आ जाती है कि 120 और 200 के बिटवीन एरिया 0.80 है, और दूसरा डायग्राम के मेथड से भी हमें क्लियर हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि एक सिग्मा की वैल्यू कैसे मालूम करें। हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सिग्मा की वैल्यू मालूम करनी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एज वी नो डैट, जैसा कि सारे बच्चे जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। और वैसे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी है कि अंडर एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी, मतलब 1। ये आपके पास जो लाइन नजर आ रही है ये नॉर्मल कर्व है। इस नॉर्मल कर्व के नीचे अंडर द एरिया इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। माइनस इन्फिनिटी यहां से शुरू हो यहां तक, फिर यहां से यहां तक प्लस कर लें, फिर यहां से यहां तक प्लस करें तो टोटल एरिया बनेगा और टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी और वो इक्वल टू 1 के बराबर होगी। लिहाजा हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 120, यानी कि 120 से लेस वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 120। ये लिखेंगे, साथ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 120 और 200, 120 और 200 के दरमियान वाला एरिया, यानी कि पहले ये एरिया प्लस ये एरिया, फिर प्लस ये वाला एरिया। अब ये एरिया क्या कहलाएगा, 200 से ग्रेटर देन। तो हम साथ लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 200 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। लेस देन 120 प्लस बिटवीन 120 एंड 200 प्लस ग्रेटर देन 200, ये सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करें तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी और टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, इसलिए हमने यहाँ 1 लिख लिया। अब हमें ये देखें कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये तो हमें गिवन है, ये तो हमें पता है 0.80 है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 120 प्लस यहाँ पे 0.80 प्लस ये हमें मालूम नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 200 और इक्वल टू 1। इसी तरह ये जो 0.80 है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब दूसरी तरफ माइनस कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 120 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 200 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.80। ये इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 120 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 200 और इज इक्वल टू 0.20। ये 0.20 आ गया। अब गौर करें कि अमूमन ये 160 है, ये क्या है 160। 160 से पीछे बैक आए तो 120, मतलब 20 के बाद 30, 40, 50 और 60, इनका इंटरवल कितना है 40 का। ये इंटरवल 40 का है, ये 160 है और ये 200 है। 160 और 200 का इंटरवल कितना है, 160 के बाद 170, 180, 190 और 200। इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया
यानी कि इनका डिफरेंस है 40 का, इनका भी आपस में डिफरेंस 40 का है, तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल हैं। अगर ये दोनों एरियाज इक्वल हैं तो ये जो अनशेडेड एरिया है ये वाला और ये वाला, ये भी इक्वल होते हैं। अगर ये जो बिटवीन वाली वैल्यूज इक्वल हों तो ये बाहर अनशेडेड एरिया भी आपस में इक्वल होते हैं। हम यहां पर क्या लिखेंगे, नाउ probability of x is less than 120, it's equal to probability of x is greater than 200। ये probability और ये probability, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो वो 0.2 आ रहा है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब इसका हाफ ये होगा और इसी प्रोबेबिलिटी का हाफ ये होगा। लिहाजा हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 120 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 200 इज इक्वल टू 0. हमारे पास 2 था और डिवाइड किस पे करेंगे, 2 पे। यानी कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं और इन दोनों को जमा करने से ये आ रहा है, तो इसका हाफ ये होगा और हाफ ये होगा। यानी कि इसको इक्वल टू ये इक्वल्स टू हाफ ऑफ 0.20। जब 0.20 को हाफ करेंगे तो वो 0.10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 120, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 200 और इज इक्वल टू 0.10। लिहाजा जो अनशेडेड एरिया है वो कितना हुआ, वो यहां पर देखें तो ये हमारे पास 0.10, ये देखेंगे तो 0.10, अब ये 0.10, 0.10 और 0.80, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। मेरा ख्याल है यहां तक बात समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे चलते हैं, उसके लिए मैं इसको रेस करता हूं, ये जो हमने शुरू में लिखा है। जनाब अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 120 किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 0.10। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये 120 नजर आ रहा है, 120 से लेस ये लिखा हुआ है, x इज लेस देन 120। 120 से लेस जो है वो एरिया हमने शो किया 0.10 है। और साथ ही हम अगर यहाँ पे एक और बात लिख दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 200, वो कितना है, वो हमारे पास है 0.10। ये हमारे पास ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन से 200 से ग्रेटर देन वो भी 0.10 है। अब क्योंकि हमें दो पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर मालूम करना है, यानी कि म्यू तो हमारे पास गिवन है और हमने सिर्फ सिग्मा मालूम करना है। अब हमारी मर्जी है कि हम इस पोर्शन को सॉल्व करें या इस पोर्शन को, दोनों में से किसी एक पोर्शन को सॉल्व कर लें तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ये चीज़ चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरी सिग्मा की वैल्यू सही आई है, तो फिर आप दूसरे पोर्शन को सॉल्व करें, दोनों से सिग्मा की वैल्यू सेम आएगी, तो इसका मतलब आपके सिग्मा की वैल्यू, सेकंड पैरामीटर की वैल्यू सही होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जनाब। ये तो मेरे बच्चों को पता है, इस तरह के बहुत सवाल किए हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले ये जो x है इसको क्या बनाना है, हमने स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल। इसको हम स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल कैसे बनाएंगे, किसी भी वेरिएबल x जो भी है उसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाने के लिए उसमें से मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर देते हैं और सिग्मा पे डिवाइड कर देंगे। आगे है लेस देन, लेस देन के बाद है 120। अब बच्चों को मालूम होना चाहिए कि 120 में से किसे माइनस करेंगे, 120 माइनस द वैल्यू ऑफ म्यू, इट्स मीन 160 एंड डिवाइडिंग बाय सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू। अच्छा सिग्मा की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, हमारे पास तो सिग्मा की वैल्यू है ही नहीं, लिहाजा हम सिग्मा ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0.10। अब ये जो है
x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, अगर आप बच्चों को याद हो तो ये स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल कहलाता है। तो जहाँ पे ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है तो वो स्टैंडर्ड वेरिएबल यानी z लिख दिया जाता है। z इज लेस देन यहाँ पे 120 माइनस 160, तो कितना होगा 120 माइनस 160, वो 40 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 40 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। 40 जी 40 होगा या माइनस 40 होगा, क्योंकि 120 में से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस 140 होगा। क्लियर। अब जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो और इस फॉर्म में प्रोबेबिलिटी लिखी हुई हो और प्रोबेबिलिटी में वेरिएबल स्टैंडर्डाइज्ड हो, वेरिएबल कौन सा हो, स्टैंडर्डाइज्ड, तो फिर हम थ्योरम की जानब चलते हैं। थ्योरम हमारा क्या कहलाता है, थ्योरम कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन a इज इक्वल टू क्या है जी, फाई ऑफ a। ये हमारा थ्योरम है। इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करते हुए हम लिखेंगे फाई ऑफ a। a मेरे पास ये वाली वैल्यू है, क्योंकि लेस देन के आगे जो रकम लिखी होती है वो a होती है। अभी हम इसको रेज कर देते हैं, ये अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फाई ऑफ a। a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है -40 ओवर सिग्मा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं -40 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू, हमारे पास कितनी है वैल्यू, 0.10। अब क्या करेंगे, जो हमारा फाई है वो दूसरी जानब जाकर इन्वर्स हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे -40 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स और यहाँ पे 0.10। फाई इनवर्स को हम कहाँ देखते हैं, फाई इनवर्स को अब तक तो मेरे बच्चों को, अजीज़ तुलबा व तालबात, आपको याद हो चुका होगा कि हम टेक्स्ट बुक के लास्ट में स्टैटिस्टिकल टेबल मौजूद हैं जो 289 से शुरू होते हैं और हमने किस पेज पे जाना है, 295। हम जाएंगे 295 पेज पर और वहाँ पे टेबल नंबर 10 है। टेबल नंबर 10 का नाम है इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उसकी पहचान ये है कि वो जो यहाँ पे मेन लाइन है इसके नीचे फाई इनवर्स लिखा होगा। जैसे यहाँ पे फाई इनवर्स लिखा हुआ है और वहाँ ब्रैकेट में p लिखा होगा, p प्रोबेबिलिटी, तो फाई इनवर्स p यहाँ पे आपको टेबल नंबर 10 में मिलेगा और ये पहला कॉलम है। पहले कॉलम में गौर से देखें 0.10, पहले कॉलम के ऊपर हेडिंग है p को देखेंगे गौर से, और 0.10 कहाँ मिला आपको, तकरीबन तीसरे ब्लॉक की पहली रो में। ये पहला ब्लॉक है, फिर स्पेस है, फिर दूसरा ब्लॉक है, फिर तीसरा ब्लॉक। तीसरे ब्लॉक की पहली रो में 0.10 मिला और जो हमें चाहिए था, और उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या है, -1.2816 माइनस, हम यहाँ पे लिखते हैं -40 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू -1.2816। अब जब ये दोनों तरफ माइनस हो जाएं तो ये माइनस को इस माइनस से काट सकते हैं। अब क्या लिखेंगे हम, 40 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 1.2816। अब इस इक्वेशन से आप सिग्मा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, सिग्मा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये रकम इधर आके डिवाइड हो जाएगी, लिहाजा सिग्मा इज इक्वल टू 40 ओवर 1.2816 और सिग्मा इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, सिग्मा इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 31.2109। अब ये आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ गई
जो उसने पूछी थी, उसने कहाँ पूछी थी? उसने यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू आपका टारगेट था, सिग्मा की वैल्यू मालूम करना है क्या। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 का बी पार्ट। और 11 के बी पार्ट में हमें सिग्मा की वैल्यू मालूम करनी है। मेरा ख्याल है कुछ इसी किस्म का क्वेश्चन है 11 का बी पार्ट। हम अब इस क्वेश्चन को रेस करके क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे, फिर उसे समझेंगे और समझने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है और उसका ए पार्ट। Assume that we have a large number of students, a large number of students whose average weight is 150। इसका एवरेज वेट 150 है एंड और क्या है, एंड दैट द weight are normally distributed. If we know that 36.4% of a students have weight between 137 and 163, what is the standard deviation of the weight। अगर आप गौर करें तो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ इसी किस्म की वैल्यूज़ दी हुई हैं कि सबसे पहले उसने कहा कि assume that we have a large number of student whose weight is 150। इसका मतलब वेट कितना है, वेट की एवरेज की बात कर रहा है और एवरेज है हमारे पास 150। इसके बाद उसने कंडीशन दी कि द वेट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और कंडीशन यहां से शुरू हो रही है इफ वी नो दैट 36.4% बिटवीन 137 एंड 163 व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिग्मा की वैल्यू मालूम करें। हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को डायग्राम के मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बनाएं और इसकी लिमिट होती है -∞ टू +∞। दरमियान में हमेशा मीन लिखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका मीन क्या है, इसकी एवरेज 150। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 150 एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो सिग्मा की वैल्यू आपने मालूम करनी है। z एक्सिस बनाएंगे, z एक्सिस की लिमिट क्या होती है, -∞ टू +∞, और इसका जो एवरेज होगा, जो दरमियान में मीन होता है, ये हमेशा 0 होता है। अब हम देखते हैं 137 150 दरमियान में 150 है तो 137 इससे पहले होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x1 इज इक्वल टू 137 और दूसरा है 163।
तो यहाँ से हम 63 पर जाते हैं तो वो आगे आ जाएगा, ये हमारे पास x2 की वैल्यू 163। अब हम इसे क्या करते हैं, इसको शेड कर देते हैं कि ये हमारे पास गिवन है। अब ये हमारे पास जो शेडेड एरिया है, इसका एरिया कितना गिवन है, वो गिवन है जनाब 36.4%। जब आप 36.4 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आएगी 0.364। 0.364 इन बिटवीन 136 एंड 163। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 150 है, 150 से 163 का कितना डिफरेंस है, 13 का। और 150 से 137 या 137 से 150 का डिफरेंस क्या है, वो भी 13 का है। अगर ये दोनों डिफरेंस इक्वल हैं, ये दोनों डिफरेंस इक्वल हैं, तो ये जो अनशेडेड एरिया है ये भी आपस में इक्वल होगा। क्लियर है जनाब। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या है। हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो हमारे पास गौर करें तो 137 प्रोबेबिलिटी 137 लेस देन x लेस देन 163 इक्वल्स टू 0.364। ये है हमारे पास गिवन कंडीशन। अब इस गिवन कंडीशन के मुताबिक हम चलते हैं। सबसे पहली बात, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज मस्ट बी इक्वल टू 1। एज वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है जनाब, 1 के इक्वल है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 137 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 137 लेस देन x लेस देन 163 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 163 इक्वल्स टू 1। अगर हम डायग्राम में देखें तो 137 से लेस, बिटवीन 137 एंड 163 और मोर देन 163। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि टोटल एरिया जो अंडर द नॉर्मल कर्व होता है वो 1 के इक्वल होता है। अगर वो 1 के इक्वल है तो लेस देन 137, बिटवीन 137 एंड 163 एंड मोर देन 163, इन सब प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में प्लस करेंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब आप गौर करें तो इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है, ये जो दरमियान में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 137 बिटवीन 163 इज इक्वल टू 0.364। वो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये वैसे ही लिख लें, x इज लेस देन 137 प्लस 0.364 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 163 और इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 137 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 163 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.364। 1 में से आपने क्या करना है, 0.364 को माइनस कर लेना है। जब आप 1 में से माइनस करते हैं तो वो आ जाएगा 636। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 137 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 163 इज इक्वल टू 0.636 आ गया। मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बताया और यहाँ पे भी शुरू में बताया कि ये वाला एरिया जो अनशेडेड है और ये अनशेडेड एरिया, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, उसकी रीज़न मैंने बताई कि 150 और 163 का डिफरेंस कितना, 13। 150 एंड 137 का डिफरेंस वो भी 13। अगर ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है तो जो यहाँ पे वैल्यू रह गई और जो यहाँ पे वैल्यू रह गई वो भी आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये बात मालूम है
कौन सी बात? x इज लेस देन 137 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 163। और अगर इन दोनों को जमा करने से ये जवाब आता है तो ये दोनों क्योंकि आपस में इक्वल हैं तो इसके हाफ के इक्वल होंगे। और हाफ कैसे निकालते हैं? इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, 0.636 ओवर 2। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 318। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 137 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 163 और इज इक्वल टू 0.636 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो 318 हमारे पास आ जाएगा 318। इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये एरिया है 0.318 और ये एरिया भी 0.318। अब आप गौर करें 0.318 प्लस ये जो एरिया है 0.364 और प्लस 0.318, इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो वो मस्ट बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर है जी? अब इसका मतलब ये भी वैल्यू 0.318 के इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी। हम इसको आगे चलाते हैं और लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 137 इज इक्वल टू 0.318। इसको स्टैंडर्डाइज्ड कैसे बनाएं? कोई बच्चा बता सकता है इसको स्टैंडर्डाइज बनाने का तरीका? x वेरिएबल हो तो उसको स्टैंडर्डाइज्ड कैसे बनाते हैं? माइनस म्यू उसमें से और डिवाइड सिग्मा कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 137 माइनस म्यू। अब म्यू की वैल्यू वो क्या है? 150। यहाँ पे लिखेंगे 150 ओवर सिग्मा तो मालूम नहीं, हम सिग्मा को वैसे ही लिख लेते हैं 0.318। ये हमारे पास जहाँ पे भी लिखा हो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा तो ये स्टैंडर्ड वेरिएबल होता है और स्टैंडर्ड वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय z। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 137 माइनस 150 इक्वल्स टू -13। यहाँ पे हमारे पास आ गया -13 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.318। जब प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्ड वेरिएबल होता है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम फार्मूले को फॉलो करते हैं, थ्योरम को फॉलो करते हैं। और थ्योरम हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन a इज इक्वल टू फाई ऑफ a। यहां पर ये पूरी रकम इसमें स्टैंडर्ड वेरिएबल z है तो फाई लिखेंगे, अगर लेस देन है तो फाई लिखेंगे, अगर यहां ग्रेटर देन है तो फिर 1 माइनस फाई लिखेंगे। तो यहां पे फिल वक्त फाई लिखते हैं और -13 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.318। अब ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, -13 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे फाई इन्वर्स और 0.318। अब जब फाई इन्वर्स आ जाए तो हम अपनी बुक के एंड पे टेबल नंबर 10 स्टैटिस्टिकल टेबल है जिसका नाम इन्वर्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जिसमें फाई इन्वर्स लिखा हुआ है, टेबल नंबर 10 पेज नंबर 295। वहाँ जाएंगे, वहाँ पहले कॉलम में देखेंगे 0.31 को देखेंगे P के कॉलम में, ऐसे पहला कॉलम है और फर्स्ट कॉलम में हम देखेंगे 0.31। वहाँ पहुँच गए। 0.31 को हम आगे देखेंगे 8th कॉलम में, 8 के कॉलम में, जहाँ ऊपर 00, 01, 02, 03, 08, 8 के कॉलम में देखेंगे और आपके पास वैल्यू क्या आई? आपके पास वैल्यू आई -4.733।
लिहाजा -13 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू -4 माइनस 0.4733। चेक करें ज़रा आप लोग बच्चे कि क्या आपकी बुक में ये टेबल वैल्यू यही है या चेंज। 0.4733 पेज नंबर 295 टेक्स्ट बुक है, टेबल नंबर 10 है। वहाँ पे जाकर पहला कॉलम जो P का है उसमें देखेंगे 0.31। जब 0.31 पे आ जाएं तो आगे उसके उसी रो में देखेंगे पहली वैल्यू 0 की होगी, दूसरी वैल्यू 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 5 6 7 और फिर 8 की, यानी कि टोटल तो 9 सेकंड लास्ट वैल्यू है उस रो में। 0.31 की सेकंड लास्ट वैल्यू वो -0.4733। अब क्या होगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा की वैल्यू आप मालूम कर सकेंगे। कैसे? सिग्मा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर सिग्मा इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। हम देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, -13 इज इक्वल टू 0.4733 सिग्मा। अब ये रकम और ये रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस नहीं है क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया था। 13 ओवर 0.4733 इज इक्वल टू सिग्मा और सिग्मा इज इक्वल टू, अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। 13 को डिवाइड करें किस पर, 0.4733 पर, तो जवाब क्या आया 27.4। हमारे पास जवाब आ जाएगा 27.4667। 27.4667 ये सिग्मा की वैल्यू है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट इंतहाई अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 12 का ए और 12 का बी पार्ट, ये तीनों सवाल बहुत अहम हैं और इन तीन सवालों में से कोई एक आधा सवाल तकरीबन हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में आया करता है, लेकिन ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात आप जहाँ पे भी हैं घर पे रहें और सदा सलामत रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको अता करे। वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रहे और जब हमारा आखिरी वक्त आए तो ख़ात्मा बिल ईमान हो, हमारे ज़बान पे कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी हो जाए। आमीन।